रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। आपकी बातों से ये लगता है जो अनाउंसमेंट हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर हुई थी आपके ख्याल? पहले सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में पिछले चंद रोज से जो चहमगोइयां हो रही थी, कई सवाल उठ रहे थे और अफवाहों का बाजार गर्म था। आज विफाकी काबीना के इजलास के बाद इस तमाम मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म ने DGISI की तैनाती के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया है, जबकि विफाकी वज़ीर ने इस हसास मामले पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता रात तवील मुलाकात की भी तस्दीक की। विफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान बहुत करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं, जबकि विफाकी वज़ीर ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से यह भी वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के सिपह सलार की इज्जत में कमी हो, और पाकिस्तान की फौज या सिपह सलार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वज़ीर आज़म या सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। जबकि DGISI की तकरीरी के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा और इस पर भी दोनों का इत्तफाक राय है। विफाकी वज़ीर ने इस अहम तरीन तैनाती के हवाले से कहा कि नए DGISI की तकरीरी वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है। इस ओहदे पर तकरीरी हमेशा वसीउ बुनियाद मुशावरत की बुनियाद पर होती है और DGISI की तकरीरी कानूनी तौर पर तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के बाद होगी। विफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मामला अभी सुलझा नहीं, बल्कि कुछ और अहम सवाल उठ रहे हैं कि 6 रोज से इस हसास मामले पर हुकूमत आखिर फैसले में ताखीर क्यों करती रही है। नए DGISI के नोटिफिकेशन में ऐसा कौन सा कानून है जो अब तक रुकावट बना रहा है? ये तैनाती वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर की गई थी। आखिर इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है जिसके बाद शुकूक व शुबहात और खदशात ने जन्म लिया? अगर आइन और कानून मौजूद है तो आखिर इन तकरीरियों और तैनातियों के फैसलों पर बार बार सिविल मिलिट्री तनाव की वजह क्या है? क्या पिछली 2 दहाइयों में हमने कुछ नहीं सीखा? इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली नवाज ऐवान साहब, मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद जुबैर साहब, दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपने नुमाइंदे एक्सप्रेस न्यूज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बीट भी कवर करते हैं, रिजवान गलजई साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। रिजवान, ये बताइएगा कि काबीना के हवाले से आपने ये ट्वीट भी किया और जो खबर आपने दी उसमें यह थी कि जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आज़म ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तासुर गलत है कि मैं कोई पपेट प्राइम मिनिस्टर हूँ, हो सकता है मैं समरी में वही नाम मंजूर करूँ जो फ़ौज तजवीज़ करेगी। रूल ऑफ लॉ से कोई बालातर नहीं है, अगर मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी ना घबराएं। और क्या एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है काबीना के इजलास की? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। एक तो फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसके ऊपर रिफ्ट है और गुज़श्ता रात जिस मुलाकात का उन्होंने हवाला दिया उसके बाद बड़े वाज़ेह तौर पर ये उन्होंने फिर बताया भी कि इसमें अब कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा नए DGISI की तकर्री के हवाले से। इसका मतलब ये है कि पहले जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था वो कानूनी नहीं था। आज के इजलास में स्पेसिफिक जो काबीना का इजलास हुआ उसके बाद वज़ीर आज़म ने अपनी जो उनकी कैबिनेट है उसको उन्होंने सारे मामले पर एतमाद में लिया, क्योंकि कुछ लोगों के सवालात थे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से इस पर वो भी सेंसिटाइज हों। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी डिटेल से उनको ये बताया कि क्या सिचुएशन बनी DGISI की तकर्री के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते थे, सिचुएशन क्या थी। तो हमारे जो ज़राए हैं वफाकी काबीना में उन्होंने हमें ये बताया कि वज़ीर आज़म ये चाहते थे, उन्होंने ये बताया काबीना में कि जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, वो चाहते थे कि वो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में कुछ अरसा मज़ीद कंटिन्यू करें। तो इसमें जो तकर्री का ऐलान हुआ, आपको पता है कि जो DGISI की तकर्री है ये इख्तियार वज़ीर आज़म का है। उन्होंने इस बात का ख़ुद भी इजहार किया
कि ये मेरा इख्तियार था। लेकिन 6 अक्टूबर को जो अनाउंसमेंट हुई उसमें जो नए DGI की तकर्री की गई, उसमें फिर ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म की मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं थी, और जो एक तरीक़ाकार है कि एक समरी भेजी जाती है और वज़ीर आज़म उसमें जो है वो फिर नाम मुंतखब करते हैं, तो वो तरीक़ाकार नहीं इख्तियार किया गया। यही फवाद चौधरी साहब ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कन्फेस किया है। कुछ वज़रा के कुछ सवालात थे कि इस जो मौजूदा ज़ाहिर एक टेंशन है सिविल मिलिट्री के दरमियान, तो इसके बाद क्या होगा। तो वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़े तौर पर हमें ये ज़राए ने बताया कि ये कहा कि मैं एक जो तासर बनाया गया है कि मैं एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आवाम का वोट लेकर मुंतखब वज़ीर आज़म हुआ और मुझे दोबारा आवाम में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने बड़ा वाज़े किया और साथ साथ अपने जो उनके वज़रा हैं उनको ने ये कहा कि अगर मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी ना घबराएं। ये आज से सिचुएशन है, और उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया कि जो तैनाती थी ये सारे मामले में, और उसके बाद ज़राए ने हमें ये भी बताया कि कुछ जो सीनियर वज़रा हैं वो कोशिशें करते रहे हैं कि अब ये जो एक टेंशन है, तनाव की सूरत हाल है, इसको किसी तरीके से हल किया जाए। तो फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कहा कि पाक फ़ौज कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे वज़ीर आज़म ऑफिस की इज़्ज़त पे बात है, या वज़ीर आज़म कोई ऐसी काम नहीं करेंगे जिससे पाक फ़ौज की इज़्ज़त मुतासिर हो। तो उसके बाद अब ज़राए का ये कहना है कि एक सेटलमेंट जो है वो जो गुज़श्ता रात मुलाकात हुई थी उसमें ये सामने आई है कि दोबारा से, जैसे फवाद चौधरी साहब है कि दोबारा से जो कानूनी तरीका है कि एक समरी भेजी जाएगी वज़ारत दिफा की जानिब से, उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो फैसला करेंगे। तो अभी चीज़ें जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं और कोशिश ये हो रही है कि इस तरह से इस मामले को हल किया जाए। तो रिजवान, जो आपकी बात से मुझे समझ आई है, एक तो यानी ये अभी तक ये फैसला क्या मैं कह सकता हूं कि ये फैसला कम से कम नहीं हुआ कि नए DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ही होंगे? देखें, अच्छा, इस हवाले से आज इजलास में वज़ीर आज़म ने ये बात की है कि उन्होंने कहा है कि जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो कानून में जो तरीक़ाकार दर्ज है अब वो इख्तियार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि मैं वही नाम अप्रूव करूं जो इदारे की जानिब से तजवीज़ किया गया है, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाए। तो इसके बाद ये इस बात का इम्कान है कि दोबारा से समरी भेजी जाए और जो जिन अफसर को DGI बनाने का अनाउंसमेंट ISPR की जानिब से की गई थी 6 अक्टूबर को, हो सकता है कि वज़ीर आज़म वही करें, लेकिन अभी तक जो है वो अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अभी ये दोबारा से समरी नहीं आई और ना ही इस हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है कि कौन नया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये सर सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज सेइंग कि ये जो कुछ भी होगा कानूनी तरीके से होगा। 6 अक्टूबर को ISPR की जो प्रेस रिलीज आई थी जिसमें नाम की अनाउंसमेंट हुई थी, एट द मोमेंट इट सीम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो इस अनाउंसमेंट से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। देखिए, मेरा ख्याल है ये मसला ऐसा नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ इसमें, और जो इस सारे मामलात को देखते हुए जो मेरा अपने ज़ाती तजर्बा वो ये है कि एक तो जो इसका कानूनी तरीक़ाकार है वो बड़ा वाज़े है और ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, इसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जब DGI की चेंज का जो मामला आता है, क्योंकि ये ऑफिस डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर काम करता है इसमें, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर से पहले इजाज़त ले ली जाती है कि इसको चेंज किया जाए कि ना चेंज किया जाए। जब एक राय बन जाती है तो फिर नए नामों की बात आती है, तो इनफॉर्मल डिस्कशन हो जाती है। वर्बली प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेने के बाद पोस्टिंग ऑर्डर अनाउंस होता है और फिर ये जो समरी वाला की चीज़ है ये चली जाती है उसके ऊपर। इसमें एक चीज़ हो सकती है जहाँ पे ये मसला अटका हुआ हो कि प्राइम मिनिस्टर के वर्बल अप्रूवल के बाद शायद 2-3 नाम भेजने चाहिए थे जिसपे प्राइम मिनिस्टर साइन कर देते, बात चल देती आगे। लेकिन इस पे ये बात भूलिए कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है हमारा, इसकी अपनी फंक्शनिंग में भी मसाइल हैं। जब ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मसला आया था तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टर साइन करा के उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, हालांकि वो गैर कानूनी था। अब ये नोटिफिकेशन आएगा जो बन के आएगा इससे डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो प्राइम मिनिस्टर को अप्रूव करके साइन कर देंगे उसको। बहरहाल इशू ये है कि हमने इसको, जो कभी भी ये मामला अंडर डिस्कशन नहीं आना चाहिए था, इसको हमने इसके अंदर ज्यादा अंडर डिस्कशन लेके आ गए हैं। अब ये लगता यूं है कि भाई ये काफी पिछड़ा बन चुका हो, ये फटेगा इसमें और कोई इससे कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। वन ब्यादी है अगर आप जो भी देख लें इसको, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला इतना संगीन नहीं है जितने इसको बना दिया गया है।
और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है कि मैं हो सकता है नाम वही अप्रूव करूं, तो वही मेरा ख्याल है बात चलेगी इसमें। और दूसरा, ये तो इतनी लंबी मुलाकात है, सिर्फ एक नाम के लिए इतनी लंबी मुलाकात नहीं होती इसमें। अच्छा, और भी बहुत से मसाइल हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, जो चीफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर आपस में मुशावरत होती रहती है इनकी, मेरा ख्याल है वो भी साथ शामिल होगा। तो अगर ये आज कैबिनेट में डिस्कशन ना होती और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, उसके बजाय एक सिंपल सी नोटिफिकेशन साइन हो जाती, जो भी बात हुई थी रात को। मेरा जनरल साहब, मेरा इतराज ही इस बात के ऊपर है कि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है, मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी साहब ने यहां पे आके कहा कि जी वो होगी, तैनाती होगी, लेकिन कानूनी तरीके से होगी। एक्चुअली सेइंग दिस सेंटेंस मींस के अब तक जो भी प्रोसीजर हुआ है, क्या वो गैर कानूनी था? मतलब ये आपने एक इंस्टीट्यूशन ने जो भी प्रेस रिलीज जारी की, आपने उसके बारे में कह दिया ये गैर कानूनी था, बिकॉज आप कह रहे हैं कि ये कानूनी तरीके से होगी। इसका मतलब यही है कि पिछले 5-6 दिन में जो कुछ भी होता रहा है, आपने उसके ऊपर ये स्टैंप कर दिया कि वो गैर कानूनी था। देखिए, यही मैं अर्ज करूं ना आपसे कि ये मसला इतना गंभीर है नहीं, हमने बना लिया इसको। हाँ। क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर की वर्बल अप्रूवल के बगैर ये पोस्टिंग ऑर्डर इशू हो सकता नहीं था। ये ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल चीज है। तो अगर पोस्टिंग ऑर्डर अनाउंस हो गया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वहां से साइन नहीं हुए, ये एक मसला बन सकता है किसी जगह पे, लेकिन इसके अलावा तो इससे मसला और है कोई नहीं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का वर्बल अप्रूवल जब तक ना हो, जब तक प्राइम मिनिस्टर कहना दे कि ठीक है पर्सन ABCD ये हैं जो नया होंगे डीजी, तो चीफ आर्मी स्टाफ ये उसको इशू कर नहीं सकते पोस्टिंग ऑर्डर। उसके बड़ा वाज़ेह है इसमें। ओके जुबैर साहब, ये सर सारी जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, रिजवान साहब जो अभी हमारे नुमाइंदे जो हमें तफसीलात बता रहे थे, ये इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ पपेट प्राइम मिनिस्टर, आपको एक लीगल कोर्स के थ्रू ही चलना पड़ेगा और ये तैनाती का एक कानूनी कोर्स है। और आप भी जानते हैं, आप लोगों के अपने दौर के अंदर भी 2 DG ISIs जो हैं वो तैनात हुए थे। तो इमरान खान साहब को जो बार बार आप लोग बैठ के ताने तशने देते थे, आज वो खड़े हो गए हैं, वो जिसे कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान। तो कप्तान ने डट के खड़े होने का फैसला कर लिया। देखें, 2-3 चीज़ें तो बड़ी बातें हैं कि जब 6 तारीख को वो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी, तो उस वक़्त अपेरेंटली एग्रीमेंट नहीं था इस नाम पर। ये तो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि अगर होता तो उसका तो कानूनी तरीक़ेकार बड़ा आसान था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन उसके बाद हो जाता। सो अपेरेंटली उसमें डिसएग्रीमेंट था या वो क्लैरिफिकेशन उस तरह से नहीं थी जैसे अभी जनरल साहब ने बताया है। ये तो बड़ा क्लियर है। ठीक। दूसरी बात ये है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज इनेप्ट इन डीलिंग विद सच सेंसिटिव मैटर्स। जैसे जनरल साहब ने कहा कि जो पिछली दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन था, वो कितना चाइल्डिश तरीके से हैंडल किया गया था फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव पोजीशन। वो बाद में खुल के फिर उसको एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर खराब हो गया, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो खराब हो गया। ये तो हम बात कर रहे हैं उन सेंसिटिव पोजीशंस की और अपॉइंटमेंट्स की जो पता भी नहीं चलना चाहिए अवाम तक। अब आप सोचें कि बाकी मुल्क कैसे चलाया जा रहा होगा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इट इज़ इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल द ग्रेविटी ऑफ द चैलेंजेस दैट पाकिस्तान फेसेस। आप सोचें कि बाकी चीजों में क्या तबाही होती होगी। नहीं, लेकिन जुबैर साहब पता ही नहीं लेकिन चलता। जुबैर साहब वो है जिसमें जुबैर साहब आप इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो चलें, जितनी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। जाहिर बात है आपका ताल्लुक नून लीग से, ऑपोजिशन से, दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे आप उनको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स तो देंगे कि कम से कम सिविलियन बालादस्ती के हवाले से जो आप लोग उनको बुरा भला कहते थे, वो आज करके दिखा रहे हैं कि नहीं, आपका एक लीगल कोर्स है, यू हैव टू टेक दैट लीगल कोर्स। ये इस बात पे इमरान खान साहब की तारीफ तो करनी पड़ेगी अब आपको। नहीं, उसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। अगर हम देखें ना, मंसूर, मैं और आप, जनरल साहब और अली जो बैठे हैं, अली को शायद पता हो, हमें तो नहीं पता कि व्हाट ट्रांसपायर्ड बिफोर October 6th, हमें तो नहीं पता। मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है, जो मैं बिल्कुल उस पर मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ पाकिस्तानीज और जनरल साहब भी एग्री करेंगे कि ये हो नहीं सकता कि इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी जाए, क्योंकि ये तो एक हाउस होल्ड डिस्कशन था। मतलब ये तो नहीं था कि एक सडनली एक आ गया।
ये तो महीनों से ये जिक्र हो रहा था कि ये कब पोस्टिंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होनी चाहिए कि जी वो वहां जाएंगे, उनको 1 साल चाहिए कोर संभाले हुए, फिर ही विल बी एलिजिबल टू बिकम अ कैंडिडेट फॉर द चीफ एंड सो ऑन। ये सारी चीजें तो डिस्कशन हो रही थी ना, ये कोई नई चीज तो नहीं सडनली आ गई और इमरान खान ने रिएक्ट कर दिया। सो अनलेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्लैरिफाइज, आई विल होल्ड, मुझे उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसकी अथॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड वी सपोर्ट दैट, और हमें इस चीज से भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को अपना प्रेरोगेटिव इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल 100% मैं यकीन हूं कि ये मिस हैंडलिंग का तो आप लीगैलिटी से कोई नहीं कंफ्यूजन करेंगे ना। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी दूसरी तरफ डाल रहे हैं कि हर चीज लीगल तरीके से होनी चाहिए, तो आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मिलिट्री की तरफ से वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की गई हैं। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि जी जितनी दफा भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टेस्ट होता है उतनी दफा ये डिजास्टर होता है, और अनफॉर्चुनेटली वो एंड अप होता है पब्लिक डिस्कोर्स में, और वो डिस्कशन होती है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी और सब लोगों की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको नहीं छेड़ा था आज तक। कल रात तक कोई डिस्कशन नहीं थी, आज इसलिए हो रही है डिस्कशन क्योंकि फवाद चौधरी ने आके बिल्कुल क्लैरिटी से कहा ये चीजें जो भी उन्होंने कहा वो बयान हमें पता है। नहीं, लेकिन मेरा इस पे जुबैर साहब ये कहना कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसलिए डिस्कस नहीं हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली एक सेंसिटिव इशू था। बट माय पॉइंट अगेन इज कि आप लोग यहाँ पे बार बार, मैं बल्कि जनरल साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, जनरल साहब यहाँ पे इस सारी चीज़ के बाद ये जो कुछ भी हुआ है, चलें आई होप ये एमिकेबली सॉल्व हो जाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहते हैं कि पीस होना चाहिए, आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह जो कुछ हुआ अब तक, जिस तरह हो चुका है, आपके ख्याल में क्रैक्स मौजूद हैं या वो क्रैक्स नहीं आए, इशू इतना रिजॉल्व हो गया है? देखिए, मैं इसको इतना बड़ा इशू समझता नहीं हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ जो क्रैक्स की जो बात हो रही है वो और मामलात में डिस्कशन होती रहती हैं, इस पे इख्तिलाफ राय भी डेफिनेटली होता होगा क्योंकि दो बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जब बैठती हैं तो बात भी चलती है, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है उसमें और मेरा ख्याल होना भी चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा इसको मैं अहमियत इसलिए देने को तैयार नहीं हूँ कि बोथ दीज पार्टीज, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर को भी आप देख लीजिए और चीफ आर्मी स्टाफ को देख लीजिए, ये लगातार अंडर स्ट्रेस काम कर रहे हैं। ये लोग इतने अरसे से अफगानिस्तान की सिचुएशन को देख लीजिए, इंटरनेशनल हालात को देख लीजिए, इंटरनेशनल जो डीलिंग उसमें देख लीजिए, इसमें ये क्रैक्स मेरा ख्याल अगर होते तो शायद हम इतने वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान की जो पॉलिसी को सामने ना देखते। तो मेरा अपना ख्याल है कि इतना बड़ा इशू है नहीं है इसको, जिस तरह जुबैर साहब भी कह रहे थे, मैं एग्री करता हूँ उनसे कि हमने इसको अपनी मिसहैंडलिंग कर लीजिए या कुछ और बात, इससे हमने इसको इस कदर ज्यादा हवा मिल गई है इस वक्त कि जो आप कह रहे हैं तासुर यही दोस्त नजर आता है। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो फरमाना था कैबिनेट में कि आई एम द इलेक्टेड लीडर, किसी ने डाउट तो किया नहीं है। व्हाई डज ही हैव टू असर्ट हिमसेल्फ लाइक दैट? इसलिए कि भी उससे किसी ने कहा होगा कि ये कह रहे हैं कि जी चीफ आर्मी स्टाफ की ये प्रोग्रेटिव है, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है इसको, आर्मी ने कभी चैलेंज नहीं किया। कि आप देखिए जब ये मियां नवाज शरीफ साहब जब आए थे प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब मुशर्रफ चीफ आर्मी स्टाफ बने तो DISI चेंज होना था, ठीक, उन्होंने कुछ नाम दिए जो तरीकाकार के मुताबिक, तो नवाज शरीफ साहब को वो उनमें से नाम से एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाना चाहता हूँ। तो जनरल मुशर्रफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को नॉमिनेट किया हुआ था एज ए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अपने लिए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी उसकी तकमील हुई और DISI बन गया इसमें। तो ये तो मसला और इशू है ही नहीं है इसके ऊपर इतनी बड़ी हम जो स्टेटमेंट दें या इसको इस तरीके से हम पब्लिक डिस्कोर्स कर सकते हैं। बट अली नवाज साहब हमारे साथ हैं जी, अली नवाज अवान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं? सर मैं आपको सुन सकता हूं सर, सुन सकता हूं। अली नवाज अवान साहब, ये जो कुछ भी हुआ है सर, ये जिस किस्म की भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, फवाद चौधरी साहब का एक्चुअली ये जुमला कहना कि जी ये जो कुछ भी होगा कानूनी तरीके से होगा, इसे क्या तस्वुर किया जाए सर कि अब तक जो कुछ हुआ गैर कानूनी तरीके से हुआ?
अच्छा मंसूर, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं लेट हो गया, पर मैं वेट कर रहा था, कोई 12-13 मिनट से शायद कनेक्शन कोई प्रॉब्लम आ रहा था। ओके जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। सर। सेकेंडली, आपने जो बात की, देखें हम क्या कह रहे हैं, मसाइल हुए हैं, मसाइल क्या हुआ है, मसला अब जो फवाद चौधरी ने आके बात की है कि एक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजर जो पहले गिवन प्रोसीजर है उसमें प्रोगेटिव किसका है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, चाहे जो भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, जो पहले भी इस तरह की चीजें अगर होती रही हैं तो प्रोगेटिव वो है। हम कह रहे हैं जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो, शायद उसमें कोई मसला आया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई, व्हाटएवर, बट हम ये कह रहे हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई हुई है और अब वो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। 3 नाम भेजे जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर विल चूज वन आउट ऑफ देम। नहीं, लेकिन अली साहब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 5-6 दिन जो है वो एक इतने सेंसिटिव इदारे के सरबराह का पता ही कुछ नहीं था कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, कौन आएगा। somebody needs to tell the nation कि हुआ क्या है। मतलब लोग सवाल कर रहे हैं, सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद उनसे 2 दफा सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी बस मैंने कह दिया जो मैंने कहना था। ये तो इस मामले का हल नहीं है ना। नहीं, हल तो है, पर वो सवाल आप जो करना चाह रहे हैं, आपकी मतलब का जवाब नहीं आ रहा। नहीं, मेरा सवाल मैं आप दोबारा रिपीट कर देता हूं, उन्होंने ये कहा कि जी कानूनी तरीके से ये मामला होगा। क्या इसका मतलब 6 अक्टूबर को आईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई वो कानूनी नहीं थी? मुझे हाँ या ना करते, मेरा सवाल का जवाब आ जाएगा। नहीं, मैं बात क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने शुरू में, अगर आपको मेरा समझ आई हो, आपने 2 बातें की। मैंने आपको पहले क्लैरिटी दे दी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कहीं ना कहीं गैप रह गया होगा, कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और ये चीज कोई पहली दफा तो नहीं हुई। इफ यू रिमेंबर, बेनजीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी और उस वक्त भी एक इशू आया था। तो क्या मतलब, इश्यूज तो आते रहते हैं, क्या वो सही तरीके से हल हो गए? हम ये बात करने की कोशिश करें। अगर उसमें से, क्योंकि हमारा मसला ये है कि वो बुग़्ज़े इमरान या बुग़्ज़े फौज में कई चीजें ऐसी जिसमें हम वो ढोल बजाना शुरू, बुग़्ज़े फौज में सर, बुग़्ज़े अली साहब, बुग़्ज़े फौज में क्या कुछ हुआ है पिछले 5-6 दिन में, यही तो हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। मेरा दोबारा सिर्फ एक सिंपल तो नो सवाल है, सिंपल यस। अली साहब को दिखाएं जी, 1 मिनट, एक सिंपल यस या नो मेरा सवाल है। क्या 6 अक्टूबर को जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज थी वो कानूनी थी या गैर कानूनी थी? हाँ या ना? आप कानूनी कह दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा, वो भी मान लूंगा। मैं स्काइप पे हूं, मैं वो नहीं देख सकता जो आप चला रहे हैं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं चला रहा, मैं अल्लाह की कसम कुछ नहीं चला, मैं प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूं कि 6 अक्टूबर को जो प्रेस रिलीज आई थी वो कानूनी थी या गैर कानूनी थी। मैं कुछ भी नहीं चला रहा, सिर्फ आप चल रहे हैं और मैं चल रहा हूं बस। अगर आप थोड़ी देर मेरी बात सुन लेंगे शायद आपको समझ आ जाए। अच्छा चले, काम करते हैं, लेट्स डू समथिंग। अली साहब एक मिनट आराम से सुनते हैं अली साहब, आराम से सुनते। लेट मी टेक अ ब्रेक, फिर आराम से आपकी बात सुनता हूं। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद अली साहब की बात आराम से सुनेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी नए डीजी आईएसआई की तैनाती के हवाले से। मैंने सवाल किया था अली नवाज ऐवान साहब से कि क्या जो 6 अक्टूबर को आईएसपीआर की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई उसे क्या कानूनी तस्वुर किया जाए या गैर कानूनी तस्वुर किया जाए? इस पे अली साहब जवाब दे रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। अली साहब ओवर टू यू। अली साहब आपने म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज उसको म्यूट को हटा दीजिए। प्लीज गो हेड। नहीं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है जी? अब आ रही है सर, बोलिए जी। वो ब्रेक में चले गए थे तो मैंने इसलिए म्यूट कर दिया था। बात करने का मकसद ये था मेरा मंसूर भाई, क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे, आप बोल ही जा रहे थे तो कन्वे ही नहीं हो रही चीज। बात करने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत था कि ये गलत है। इससे तो कोई हार जीत वाला मसला तो नहीं है ना मंसूर भैया, जो हमने हार जीत वाला मसला बनाया हुआ है। हम ये कहने की कोशिश करें, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हुई हो, शायद हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुई हो, वो मसला बड़ी अच्छी तरह खत्म हो गया हुआ है। आप ये कहें कि इख्तलाफ था, बिल्कुल इख्तलाफ राय था। आप ये कहें कि इख्तलाफ राय होना चाहिए, किस चीज पे होना चाहिए? अली साहब, किस चीज पे? जमहूरियत के अल्लाह पर आप अली साहब किस चीज पे इख्तलाफ राय था? मैं इसी सिचुएशन के ऊपर, यही सिचुएशन के ऊपर प्रोसीजरल जो बात होती है कि भाई ये इसको इस तरह होना चाहिए, इसको इस तरह होना चाहिए। अच्छा। मेरा तरीकाकार शायद इस तरह है, वो समझ रहे हैं ये तरीकाकार इस तरह होना चाहिए। तरीकाकार पे भी आपका इख्तलाफ हो सकता है, मशावरत करते हैं आपका इख्तलाफ हो सकता है एक चीज के ऊपर, मेरा इख्तलाफ हो सकता है एक चीज के ऊपर। इसका ये मतलब तो नहीं है जो पोर्ट्रे किया गया, जो आप कह रहे हैं 5 दिन लोग ढोल बजाते रहे, शदियाने बजते रहे लोगों के दिल के अंदर, उसका ये मतलब तो नहीं है ना।
हम तो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो मसला क्रिएट हुआ था बड़े फामो तफीम से वो हल हो गया। तो क्या ये मसला पहली दफा हुआ था? बिल्कुल ये नहीं हुआ था। अगर आपको याद हो बेनजीर के दौर के अंदर वो कालू साहब को DGIS लगा दिया गया था, उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हुए थे प्रोसीजरल, पर क्या उसके बाद चीजें ठीक हो गई थी? ठीक हो गई थी, और अब भी चीजें ठीक हो गई हैं। अगर हम उसको सिर्फ वो दूरबीन लगा के और सिर्फ अपनी वो ऑडियंस को बताने के लिए ये कानूनी है कि गैर कानूनी है, जमहूरियत के अंदर, निजाम के अंदर प्रोसीजरल चीजें गलत भी हो जाती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं क्यों इस वजह से कंसर्न था, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की ना, सर सुन लीजिए, मुझे लग रहा था काफी कंसर्न है। आई एम सॉरी, दोबारा बोलिए, क्या फरमाया आपने? मैं कहूं मुझे लग रहा है आपका बड़ा काफी कंसर्न है। बिल्कुल है, कंसर्न थे आप। जी बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया, वाकई कंसर्न वो इसलिए भी है, अच्छा होता है। नहीं आप सही कह रहे हैं, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये जुबैर साहब साथ बैठे हैं। मैं जरा इनसे आपको अभी जरा मैं एक कहानी पता करवाता हूं, इनसे पूछिए जरा, जुबैर साहब जरा बताइएगा, वो डॉन लीक्स के हवाले से जब वो नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड की ट्वीट आई थी, उस वक्त फिर क्या महसूस किया था आप लोगों ने? उस वक्त क्या हुआ था, ये जरा जुबैर साहब बताइएगा जरा। देखिए, बिफोर आई गो टू डॉन लीग्स आंसर, पहले मैं ये बता दूं, जो ये कह रहे हैं ना कि ये प्रोसीजरियल था, बिल्कुल हो सकता है, और मैं अली की बात को आई विल टेक इट लाइक दैट। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस गवर्नमेंट कि अगर 6 दिन लगते हैं इतने इंपॉर्टेंट मसले पर। अब आपको पता चला कि चीनी में कैसे लोगों की जेबों से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस निकलते, इनकी नाअहली की वजह से, इनके प्रोसीजर ना फॉलो करने की, गंदम के सही टाइम पर इंपोर्ट ना करने की वजह से, फैसला डिले करने की वजह से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान आवाम को हुआ है। LNG में सही टाइम पर फैसला, ये वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें आपको उस वक्त फैसला करना पड़ता है। आज ही खबर आई है कि इस वक्त हमारे पास जो हमने डिले फैसला किया था LNG के हवाले से, अब हमारे पास तबाही होगी नवंबर दिसंबर में। तो ये तो इस हुकूमत का ये तो तय है। जब आप 6 दिन लगाते हैं इतनी सिंपल, सेंसिटिव, इंपॉर्टेंट सिचुएशन को हैंडल करने में, इट शुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ मीटिंग ऑन वेडनेसडे इवनिंग, मेरे हिसाब से, पूरी कौम के हिसाब से, और हम सब के लिए वो काबिले एक्सेप्टेड एक मेथड होता। बट इनका जो ऑफिस है ना, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सबसे बड़ा मसला वहां है, वो हैंडल कर ही नहीं सकते। और फिर काबीना माशाल्लाह इतनी इनेप्ट है कि ये फैसला साजी इज द इशू। मैं हमेशा से कहता हूं, ये कहते हैं पिछली हुकूमत, आज ये जो मसला हुआ है इसका पिछली हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है ना, क्योंकि ये फैसला नहीं कर सकते। फैसला करने में जब कोताही करते हैं तो उससे तबाही होती है और पूरी कौम उसको सफर कर रही है। तो ये कहना कि ये तो होता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रोसीजरल मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो उसके खमियाजा कौन उठा रहा है? पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं ना। अब आप ये कहेंगे कि इंडियन टेलीविजन जो है इसको हेडलाइन न्यूज बना रहे हैं। भाई वो क्यों नहीं बनाएंगे हेडलाइन न्यूज? जाहिर सी बात है बनाएंगे। फिर आप कहते हैं कि हमारा इमेज सही नहीं है। भाई इमेज इसलिए खराब होगा कि उनको पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक नोटिफिकेशन नहीं हैंडल कर सकता तो वो आगे इतने बड़े बड़े मसाइल को कैसे हल करता होगा? अच्छा, वैसे जुबैर साहब ऑन अनदर नोट एंड लाइटर नोट, आपको वैसे महसूस हो रहा है कि जब आप एक इदारे के हवाले से या उनके अफराद के हवाले से कुछ बुरा भला कहते हैं स्टेज पे चढ़ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इंडियन मीडिया जब आगे से बोलता है तो फिर कैसा महसूस होता है? मैं तो हमेशा ये कहता हूं, देखिए ना, अब पाकिस्तान क्रिकेट में हारे तो आप ये कहते हैं कि देखिए हम हारे हैं, हमें नहीं बात करनी चाहिए क्योंकि इंडियन मीडिया एंजॉय करेगा। यार प्लीज, इंडियन मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। हम अगर हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, या जब अली की पार्टी ऑपोजिशन में थी वो हमें क्रिटिसाइज करती थी 126 दिन के धरने में, और या उसके बाद या पहले, तो इंडियन मीडिया किस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, उससे हाउ कैन वी स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग इट? और ये हमारी कमजोरी अगर कोई होगी तो बिल्कुल इंडियन मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया उसको आगे बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा। सो ये कोई वो तरीका नहीं होता कि आप आवाज बंद कराने के लिए कहें कि इंडियन मीडिया इस पर क्या बोलेगा। भाई आप सही और गलत करते हैं, हम पॉलिसी में अगर कोई ब्लंडर होगा तो उसकी बात करेंगे, बिल्कुल इंडियन मीडिया विल पिक इट अप। इंडियन मीडिया ने अभी नहीं पिक किया, इसमें तो ऑपोजिशन का कोई ताल्लुक नहीं था ना। ठीक है।
मैं एक ब्रेक, उसके बाद जनरल साहब से जरा बाकी सवाल करेंगे कि अली साहब ये जो फरमा रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं है, रिजॉल्व हो गया है, आप लोग बिला वजह इस बात का बतंगड़ मत बनाएं, आगे चलें, इस इशू को रिजॉल्व हो गया। लेकिन क्या ये गारंटी दी जा सकती है कि आइंदा आज के बाद ये इशू दोबारा सर नहीं उठाएगा? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं नए DGISI के इशू के ऊपर, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, इस सारे चीज़ के बाद ये जो कुछ भी हमने देखा है, नो विनर्स नो लूजर्स, इसके अंदर बेसिकली इशू इफ़ाम तफ़हीम से हल हो गया जिस तरह अली अवान साहब फरमा रहे हैं, और क्या आपके ख्याल में इसके बाद अब तो इस किस्म की कोई टेंशन नहीं आ सकती? देखिए, वो तो गारंटीज तो अल्लाह यही दे सकते हैं, मैं तो इस पोजीशन में कभी भी नहीं था। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इससे हमें जो सबक मिले हैं दो। नंबर एक, ये जो सेंसिटिव हमारे इश्यूज हैं उनको पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ना बनाया जाए, और उसको बनाने के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो मैं इसके लिए अपने चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से तवक्को रखता हूँ, क्योंकि वो हर चीज का अल्टीमेटली स्टॉप करते हैं। He has to get the things right. इस किस्म की चीजें ना हो, ताकि अगर कोई ऐसी बात है खिलाफ राय तो होगा, अगर है वो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ना बने, उसको आपस में बैठ के तय करें, मामला को हल करें, और पाकिस्तान के मसाइल जो आज के हैं उनको आगे लेके चलें। ये तो मसला पाकिस्तान का है ही नहीं था कि DGISI के ऊपर हम डिस्कशन करते रहे 10 दिन 15 दिन बैठे में इसके ऊपर, और अभी अनफॉर्चुनेटली मैं दादी तो अभी समझता हूँ कि ये कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी मुलाकात हुई है, फैसले हो गए हुए हैं, तो दिस सिंपली शुड हैव बीन अनाउंस्ड, और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर बता देते, पूछते कि ठीक है, दैट इज डन, खत्म, आगे चलिए, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी को खत्म करना भी हमें आना चाहिए। नहीं तो जनरल साहब, यू थिंक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फवाद चौधरी साहब ने जिस तरीके से इसको अनाउंस किया, दिस शुड नॉट हैव बीन द वे? आई डोंट थिंक सो। मेरा अपना ख्याल है ये कैबिनेट में ही नहीं आना चाहिए था। क्यों डिस्कस करें हम कैबिनेट में? प्राइम मिनिस्टर का सौबदीदी इख्तियार है, वो पहले भी इस्तेमाल किया उन्होंने, अब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसको इस्तेमाल किया, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उनका और चीफ आर्मी स्टाफ का, दैट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड, उसको आप खत्म करते। कैबिनेट में कोई वजीर कोई सवाल भी करे तो प्राइम में, ये तो मैं कह रहा हूं, मैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से तवक्को रखता हूं कि शुड टेल द मिनिस्टर्स कैबिनेट में बैठ के कि भाई दिस इज बीन डन, आगे चले, पाकिस्तान का और मसाइल आगे बात कीजिए। अली नवाज साहब, जनरल साहब फरमा रहे हैं कि इस पे कमेंट्री नहीं होनी चाहिए थी, इसको कैबिनेट में डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए था, और उसके बाद सिंपली बस एक समरी साइन होती, कहानी खत्म होती, सब सारे आगे चलते। इस पे कमेंट्री की क्या जरूरत थी? इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को में डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? इसको आपकी आवाज अली साहब फिर म्यूट है। सॉरी, आप वक्त पे बहुत लेते हैं ना मंसूर भाई, तो इसलिए वो थोड़ा म्यूट करना पड़ता है, वरना मुझे पूरे ऐड सुनाई देते हैं। सर वो आप लोगों ने इश्तिहार बंद कर दिया, मैं दूसरे इश्तिहार चला के फिर चैनल को चलाना पड़ता है ना। वैसे आपको इत्तला के लिए इत्तला के लिए अर्ज है कि सबसे जो अगर प्रॉफिटेबल साल रहा है मीडिया का तो यही रहा है। खैर आगे चलते हैं। जुबैर भाई ने जो बातें की उसमें देखे ना, इंडिया मीडिया क्या उठाता है? इंडिया मीडिया आपकी कंट्रोवर्शियल चीजें उठाता है। चाहे नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे कि लोग तो पाकिस्तान से जाते हैं जो कश्मीर के अंदर जाके सुसाइडल बमिंग करते हैं, लोग तो ये कहेंगे, जब मरियम नवाज ये कहेंगी कि अफगान एम्बेसडर की बेटी जो खुद अपनी मर्जी से यहाँ घूम रही थी, और मरियम नवाज कश्मीर के अंदर जलसे में कह देती हैं कि वो अगवा हुई थी, वो तो उठाएंगे। इस तरह की आप जो उसके बाद उन्होंने जो प्राइसेस की बात की, इनकम्पिटेंस की, तो जब आप खुद गवर्नमेंट उस वक्त जो खुद डॉन लीक्स करती है और खुद रिलीज करती है और मीडिया उसे उठाता है, तो वो तो इंडियन मीडिया उठाएगा। जब आज के सरबराह के बारे में खुल्लम खुला बात होगी और लाइव तकरीर होगी, नेम शेमिंग होगी, तो इंडियन मीडिया उठाएगा। अगर मरियम नवाज अदालत के बाहर DGISI के नाम लेके उसके खिलाफ बात करेंगी, इंडियन मीडिया उठाएगा। इस तरह तो होता है। फिर बिल्कुल ठीक बात है, इनकम्पिटेंस तो उनकी बहुत है ना। देखिए LNG प्राइसेस के ऊपर अभी जुबैर भाई ने बात की, LNG प्राइसेस शायद खान अब्बासी। अली साहब एक ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद अली साहब को दोबारा मौका देते हैं, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली नवाज ऐवान साहब सवाल का जवाब दे रहे थे, बात हो रही थी कि फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा उसकी क्या जरूरत थी या नहीं थी। अली साहब बात कंप्लीट कीजिए आप अपनी। अली साहब आप मुझे सुन सकते हैं?
जी जी सुन रहा हूँ भाई, आप क्यों शक में चले जाते हैं? सर आपकी कभी तस्वीर चली जाती है, कभी आवाज चली जाती है, बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि हुकूमत वक्त की जो है ना तर्जुमानी कर रहे हैं आप। बोलिए मंसूर भाई, आप उनसे ये टेक्निकल सवाल करें कि ये कानूनी है कि गैर कानूनी। गेस्ट को आप बुलाते हैं और आप उसकी तस्वीर गायब कर देते हैं, कभी उसकी आवाज गायब कर देते हैं। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए, हो ही नहीं सकता सर, आप बोलिए, बोल के लब आजाद हैं आप भाई। हाँ भाई, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो जुबैर भाई ने बात की उसकी बात, जो अब बात कर रहे हैं हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए नहीं, ये उनका प्रोगेटिव नहीं है, ये बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए जमहूरियत के अंदर सारी बातें होती हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले लें, कैबिनेट में ये बात नहीं हो जाए। मुस्तफा एपेक्स केस के अंदर डिफाइन हो गया हुआ है, जो मशावरत का अमल है वो सिर्फ वजीर आजम का नहीं है, उसके अंदर कैबिनेट भी डिफाइंड हुई है। तो अगर वो उसको इत्मीनान में ले रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या कोई चीज हमारे अंदर छुपाने की है, हमें छुपा लेनी चाहिए है? ये क्या बात हुई? हमें तो हर चीज बता देनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जो फवाद चौधरी ने आके बात की, ये तो पहले कर देनी चाहिए थी, 2 दिन पहले कर देता और ज्यादा होती। वो जो लोगों के दिल में शादियाने बज रहे थे, जो लड्डू फूट रहे थे, जो सिविल सुपरमेसी की बात करते थे, और उसके पीछे और आज जो उनके मतलब और उसके पीछे ये हो गया, भंगड़े डालो, इख्तलाफ हो गया, तो ये बातें भी ना होती। ये जुबैर साहब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये आपकी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज बता दूं कि मेरा ख्याल अली ने जो अभी बात की है, ये नहीं जुबैर भाई, अली आप इतनी देर से बात कर रहे थे, अब बात करने देना। जुबैर भाई 1 मिनट दे देंगे? बोलिए जुबैर नहीं, साहब। मैं 1 मिनट ही, टाइम ही नहीं है भाई। अच्छा बोले जुबैर भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो इस हुकूमत को समझ आनी चाहिए एक बेसिक चीज, कि जब आपके फैसला साजी में इस किस्म की गड़बड़ होती है और टेंशन होती है और अनसर्टेनिटी होती है, और अली ने अभी एक बात की कि 2 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात की है, 4 दिन नहीं 6 दिन पहले कर देनी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद जो तबाही हुई है, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कितने बिलियन रुपीस निकल गए, किस तरह से सेलिंग हुई है, 700 पॉइंट 800 पॉइंट गिरावट आई है, मतलब करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट, दूसरी मार्केट्स में जो, और जो इन्वेस्टर्स बाहर बैठे देख रहे हैं उसकी वजह से काफी, थैंक यू सो मच, टाइम की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।